नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। तो हम लोग प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ रहे थे और सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत का जो पहला वीडियो था, हमने उस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता को एक नज़र में, एक दृष्टि से पूरी तरीके से पढ़ा था। उसके बाद क्रमानुसार क्रमबद्ध तरीके से हमने सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख नगर या स्थल थे उनके बारे में बहुत ही विस्तृत तरीके से अध्ययन किया था। बारी बारी से प्रत्येक नगर के बारे में मैं वीडियो बनाता गया। वीडियो बहुत छोटे छोटे वीडियो थे। उन वीडियो के माध्यम से आप किसी एक नगर के बारे में विस्तृत तरीके से आप जान पाए होंगे, मुझे ये उम्मीद है। ये आज का जो वीडियो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम वीडियो इसको कह सकते हैं। और इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन की बात करेंगे, उसके आर्थिक जीवन की बात करेंगे, उसके धार्मिक जीवन की बात करेंगे और जो प्रमुख और अन्य चीज़ें हैं उसके हम पतन की बात करेंगे। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक कंप्लीट वीडियो है और अंतिम वीडियो है और यहाँ से हम सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त कर देंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि मैंने जहाँ से शुरुआत की थी और ये लास्ट वीडियो तक अगर आप पूरे वीडियो एक साथ देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता की एक संकल्पना, एक कॉन्सेप्ट आपके मन में बहुत ही अच्छा तैयार हो जाएगा एग्ज़ाम पॉइंट से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जीवन के बारे में, समाज जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में और उसके धार्मिक जीवन के बारे में। तो इस तरीके से मैंने डायग्राम बना लिया है। आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें तो उसका एक खाका आपके दिमाग में होना चाहिए और उसके आधार पर आप चीज़ों को अपने मस्तिष्क में रख सकते हैं। तो मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के इस इतिहास को 3 पार्ट में बांट दिया है, मुख्य रूप से सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में कि यहाँ के निवासियों की स्थिति कैसी थी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में कि इस सभ्यता का समाज कैसा था, यहाँ के लोग कैसे थे, क्या समाज विभेदीकृत था, क्या समाज में कुछ वर्ग समुदाय थे, कुछ वर्ग समुदायों में ये बटा हुआ था। तो पूरी तरीके से स्पष्ट तरीके से तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। आपको ज्ञात है कि जब इसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है और हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इसके इतिहास को जानने के लिए पूरी तरीके से हम पुरातात्विक स्थलों और पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं उन्हीं पर डिपेंड हैं। तो किसी भी चीज़ को पूर्णतः कन्फर्म तरीके से कहना तो बिल्कुल उचित नहीं होगा। हालांकि कुछ जो साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर हम इसके सामाजिक जीवन की संकल्पना कर सकते हैं। जैसे क्या इस समाज का कोई बंटवारा था, कोई वर्ग था? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल मिलते हैं और उन स्थलों में जो बस्तियां बसी हुई थी, उन बस्तियों में ज़्यादातर बस्तियों में हमने देखा है कि दुर्ग टीला और एक नगर टीला हुआ करता था। अर्थात ज़्यादातर जगहों पर, हालांकि कुछ अपवाद भी हैं, एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे धौलावीरा की बात करें तो ये दुर्ग टीला, नगर टीला, मध्यम नगर और निचला नगर के रूप में विभाजित था। बाकी के जितने भी हड़प्पा और अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की तो वो 2 आकारों में ही विभाजित था। एक आपका दुर्ग टीला, दूसरा आवासीय जो टीला था उसके बारे में, आवासीय नगर था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दुर्ग टीला था, जो ऊंचाई पर स्थित रहता था, जिसे हम पश्चिमी टीला भी नाम देते हैं, यहाँ कुछ विशिष्ट वर्ग के लोग रहते होंगे, अर्थात जिनकी एक सामाजिक प्रतिष्ठा रहती होगी, जो समाज के ऐसे लोग रहते होंगे जिनका आर्थिक जो क्रियाएं हैं, जिनका सामाजिक जो क्रियाएं हैं, जो व्यापारिक क्रियाएं हैं, उनमें उनका महत्व रहता होगा, वो महत्वपूर्ण व्यक्ति रहते होंगे, निर्णय देने वाले व्यक्ति रहते होंगे। तो ये लोग जो हैं दुर्ग टीले पे रहते थे। ठीक है, उसके बाद एक और नगर जो टीला था जो कि एक बड़े आकार में हुआ करता था, पूर्वी जो नगर हुआ करता था, वहाँ पर ऐसा हम मान सकते हैं कि सामान्य नागरिक वहाँ पर निवास करते थे। अब सामान्य नागरिकों में भी अगर हम विभेद करें, सामान्य नागरिकों में भी अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो मुख्य रूप से जैसे हम देखते हैं कि मनके बनाने के कारखाने मिलते हैं, मृदुभांड बनाने के कारखाने मिलते हैं, अन्य जो धातुओं के जो वस्तुएं मिलती हैं
उनको बनाने वाले भी तो एक वर्ग के लोग रहे होंगे। तो कह सकते हैं कि एक शिल्पी वर्ग भी था। और कई जगह ऐसे भी हैं जहां पर हम देखते हैं कि बड़े बड़े कमरे भी मिले हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि उन कमरों में श्रमिक निवास करते रहे होंगे। तो मूलतः हम ऐसा कह सकते हैं कि 3 वर्ग में ये समाज जो है विभाजित था। एक वो वर्ग जो विशिष्ट वर्ग कहलाता था, एक मध्यम वर्ग, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं शिल्पी वर्ग या वणिक वर्ग कह सकते हैं, और तीसरा जो था वो श्रमिक वर्ग था। तो इस तरीके से नवीन मतानुसार हम सिंधु घाटी सभ्यता के समाज को 3 वर्ग में, 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। ठीक है, इस समय कोई जाति, कोई धर्म, ऐसा कुछ तो हमें पता नहीं चलता है, ऐसा विभाजन नहीं था। हालांकि ये विभाजन वैदिक युग में आता है, जिसकी हम बात बाद में करेंगे। तो यहाँ इसका जो समाज था वो 3 वर्ग में ऐसे विभाजित था, ऐसा हम मान सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि क्या, अगर सवाल ये किया जाए कि क्या दास प्रथा जैसी कोई चीज़ थी, क्या यहाँ पर सती प्रथा, बाल विवाह ऐसा कुछ था, तो ऐसा कोई साक्ष्य मिलता नहीं है जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि दास प्रथा के बारे में कुछ जो विद्वान हैं उनका मानना है कि दास प्रथा रही होगी। वो अनुमान कैसे लगाते हैं कि जैसे कई जगहों पर श्रमिक के जो कमरे मिले हुए हैं जहां श्रमिक रहते थे, तो इससे वो अंदाज़ा लगाते हैं कि हो सकता है कि दास जो है वो रहते होंगे, और लेकिन स्पष्ट तौर पर कहना कुछ भी उचित नहीं है। तो दास प्रथा जैसी चीज़ भी हमें देखने को नहीं मिलती है, ऐसा एकदम स्पष्ट तरीके से नहीं माना जा सकता है। हालांकि इसके और सामाजिक स्थिति के बारे में बात करें तो सामाजिक स्थिति में जैसे कि हम पाते हैं कि ज़्यादातर जो है नारी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, स्त्री की मूर्तियां और चित्र जो है हम ज़्यादातर देखते हैं वो प्राप्त होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था वो कैसा था, मातृसत्तात्मक था। हम ऐसा मान सकते हैं कि ये मातृसत्तात्मक था। महिलाएं जो है हर एक काम में, हर एक कार्य में इनकी उचित भागीदारी रहती थी, इनके डिसीजन को माना जाता रहा होगा, ऐसा हम कह सकते हैं इसके सामाजिक जीवन के बारे में। ठीक है, तो सामाजिक जीवन के बारे में अगर इनके रहन सहन के बारे में बात करें, इनके खान पान के बारे में बात करें, तो जैसे कि हम पाते हैं कि जो कुछ मूर्तियाँ मिली हैं, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास को जानने के लिए, जैसा मैंने पहले कहा कि हम पूरी तरीके से जो साक्ष्य मिले हुए हैं, चाहे वो पुरुष के चित्र हो, मूर्तियां हो, या महिलाओं की, स्त्रियों की मूर्तियां हो, उन्हीं के आधार पर हम आकलन कर सकते हैं वो क्या क्या पहनते थे, कैसे कपड़े पहनते थे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कि पुरुष और महिलाएं दोनों जो हैं कुछ मनकियों का उपयोग करते रहे होंगे, अर्थात जो आभूषण हैं उनका उपयोग करते थे। पहनने के लिए सूती वस्त्र के कपड़े का इस्तेमाल ये लोग करते रहे होंगे। जैसे आजकल जो है धोती कुर्ता तो बहुत कम लोग पहनते हैं, तो इस तरीके का एक लंगोटी टाइप जो है वो महिलाएं और पुरुष दोनों लगाया करते होंगे, ऐसा भी विद्वानों का मत है। तो सामाजिक जीवन इसी तरीके था। खान पान की अगर बात करें तो खान पान में ये मछलियाँ जो है, मछलियों का शिकार करते थे। ठीक है, तो शिकार और मछलियों का ये उपयोग करते थे खान पान में। जैसे हम देखते हैं कि गेहूं का उपयोग करते थे, चावल का भी उपयोग करते थे। तो कई फसलें, जब हम कृषि के बारे में बात करें तो वहाँ से एकदम पता चल जाएगा। इनके मनोरंजन का साधन की बात करें तो मुख्य रूप से इनके मनोरंजन का साधन क्या था, ये पासा खेला करते थे। ठीक है, पासा ये लोग खेलते थे, ऐसा भी हमें साक्ष्य मिलता है। तो ये भी इनके एक मनोरंजन का साधन था। और दूसरा मनोरंजन का साधन था मछली का शिकार करना, और शिकार करना, जंगल में जानवरों को मारना, ये इनके मनोरंजन के और अन्य साधन रहे होंगे। तो इस तरीके से सामाजिक जीवन के बारे में हम यहाँ पर कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक जीवन के बारे में, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं इसी पार्ट से आते हैं। आर्थिक जीवन इनका कैसा था, तो ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आर्थिक जीवन के बारे में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कृषि के बारे में। क्या कृषि इनकी कैसी थी, तो ये आपको बहुत ही जानकर हैरानी होगी कि इस समय के जो लोग थे वो कृषि में उन्नत थे, दक्ष थे। जैसे कि अगर हम बात करें, चूँकि ये सभ्यता सिंधु नदी के आसपास के एरिया में विकसित हुई थी, तो जिस तरह से हम ये कहते हैं कि नील नदी की देन जो है वो मिस्र को माना जाता है। ठीक है, मिस्र क्या है, मिस्र जो मिस्र की सभ्यता कैसे विकसित हुई, वो नील नदी की वजह से विकसित हुई। ठीक है, तो नील नदी की देन जो है वो मिस्र को माना जाता है। और नील नदी
की देन इसलिए माना जाता है क्योंकि नील नदी जो है इस क्षेत्र पे बहती थी और बहुत ही उपजाऊ भूमि हुआ करती थी। हर बार जब बाढ़ आती थी तो अपने साथ में मिट्टी बहा करके लाती थी और बहुत सारी फसलें वहाँ पर उपजाई जाती रही होंगी। इस वजह से वहाँ के लोग उन्नत हुए। ठीक है, उसी तरह से जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो यहाँ सिंधु नदी मुख्य नदी हुआ करती थी, पूजनीय नदी आप कह सकते हैं। जैसे वर्तमान में गंगा का एक बहुत ही पूजनीय स्थान है, पूजनीय एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है भारतवासियों के लिए, उसी तरह से सिंधु नदी भी उस दौरान की सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। सिंधु नदी के आसपास ही आप ज़्यादातर जो है क्षेत्र देखते हैं, और चूंकि हड़प्पा भी सिंधु नदी के ही तट पर सबसे पहला स्थल खोजा गया था और इसी वजह से मैंने बताया भी था कि इसका नाम ही हड़प्पा सभ्यता हम रख देते हैं। तो ये आजकल सिंधु क्षेत्र अगर आजकल देखें तो सिंधु क्षेत्र कौन सा आता है? आप सिंधु नदी का जो अपवाह तंत्र है वो देखिए कैसे वो निकलती है तिब्बत से, निकलने के बाद फिर जम्मू कश्मीर से होते हुए उसके बाद वो पाकिस्तान में प्रवेश करती है। उसकी कुछ सहायक नदियां हैं जिनमें से हम बात करते हैं, चाहे वो झेलम हो, चिनाब हो, रावी, ब्यास, सतलज, ये सारी इसकी जो हैं भारतीय जो सहायक नदियां हैं। अगर उत्तर की तरफ बात करें या भारत की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से बात करें तो और भी बहुत सारी नदियाँ हैं, जैसे काबुल है, इसके अलावा दाश्त नदी है और गोमल नदी है, और इसके साथ साथ ऐसी कई सारी नदियां हैं, कुर्रम नदी है। तो ये जो नदियां हैं वो भी इसकी सहायक नदियां हैं। तो सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र बहुत ही बड़ा है। ठीक है, और ये जो है नील नदी से भी ज़्यादा जो है उपजाऊ भूमि बहा करके जब बाढ़ का समय आता था तो लाती थी और इस भूमि को उपजाऊ करती थी। हालांकि आज का ये क्षेत्र उपजाऊ नहीं है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आजकल जो प्राकृतिक संपदा है वो सिंधु नदी के आसपास नहीं रह गई है। उस समय जो है प्राकृतिक संपदा बहुत रहती थी और यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रकृति का दोहन भी बहुत ज़्यादा हुआ। यहाँ की लकड़ी का बहुत ज़्यादा दोहन हुआ, जिसकी वजह से यहाँ बारिश नहीं होने लगी और जो है थोड़ा सा यहाँ की जलवायु प्रभावित हुई, जिसकी वजह से उपजाऊ क्षमता यहाँ की ख़त्म हुई अगर आज की बात करें। लेकिन उस समय जो है इस क्षेत्र की उपजाऊ शक्ति बहुत ज़्यादा थी। तो जब सिंधु नदी में बाढ़ आती थी तो बाढ़ आने के बाद जो मिट्टी आती थी वो उपजाऊ मिट्टी होती थी, है ना। वो कैसे, जिसको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, वो उपजाऊ मिट्टी होती थी, उसकी उर्वरा शक्ति बहुत ज़्यादा रहती थी। तो सिंधुवासी करते क्या थे कि बाढ़ के आने के बाद इस मिट्टी पर बीज बो देते थे और दूसरी बार बाढ़ आने के पहले जो है इस फसल को वो काट लिया करते थे। तो ये जो क्षेत्र था बहुत ही उन्नत था कृषि के मामले में। ठीक है, कृषि के मामले में बहुत ही उन्नत क्षेत्र हुआ करता था। और अब बात ये आती है कि कृषि में क्या क्या उपजाते रहे होंगे। तो कई सारी फसलों के साक्ष्य हमें मिलते हैं। जैसे यहाँ से क्या गेहूँ के साक्ष्य मिलते हैं। हाँ, गेहूँ है, आपका जौ है ना, बाजरा है, ज्वार है, चना है, सरसों, तिल, ठीक है, मटर। तो ऐसी ये सारी फसलें जो हैं हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। और एक इम्पॉर्टेंट फसल है जिसको हम कह सकते हैं कपास। कपास की खेती भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हुआ करती थी और इसी वजह से जो यूनानी लोग हैं उन्होंने इस कपास की खेती सबसे पहले उपजाने वाले, अगर सवाल ये कर दिया जाए कि कपास की खेती सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने की थी, शुरुआत की थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने शुरुआत की थी। और चूंकि ये इंडस नदी जिसे सिंधु कहते हैं उसके आसपास के एरिया में ये फसल उपजाई जाती थी, यही एक वजह है कि यूनानियों ने इसको सिंडन कहा है। किसको? कपास को क्या नाम दिया है? सिंडन बोलते हैं वो। ठीक है, सिंडन, कपास को वो क्या बोलते हैं? सिंडन। तो ये जो फसलें हैं इनके उपजाने के साक्ष्य हमको मिलते हैं। और साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि ये दो किस्मों के जो हैं फसलें उपजाया करते थे। और बनावली जैसे स्थान से हम देखते हैं कि जौ के उन्नत किस्म के बीज हमें वहाँ से मिलते हैं। तब तो अर्थात उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल भी ये लोग किया करते थे। हालांकि अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल वाले एरिया की बात करें, लोथल की तरफ वाले गुजरात वाले एरिया की बात करें, तो यहाँ पर चावल अर्थात धान की जो खेती है वो पर्याप्त मात्रा में होती रही होगी, ऐसा साक्ष्य हमें बताते हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि इस समय के जो लोग हैं लोथल के, वो जो है
धान की खेती पर्याप्त मात्रा में करते थे। हालांकि गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार, चना, सरसों, तिल, मटर, कपास आदि फसलों के साक्ष्य हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। एक और भी सरसों जैसा एक और साक्ष्य मिला हुआ है, उसके बारे में कन्फर्म तरीके से पता नहीं लगाया जा सका है, लेकिन वो भी फसल जो है हमें यहाँ से देखने को मिलती है। क्या सवाल ये उठता है कि क्या चने की दाल थी? तो चने की दाल जैसे साक्ष्य तो नहीं मिलते हैं, लेकिन चना के साक्ष्य जरूर यहाँ से मिलते हैं कि हाँ, चना की खेती होती रही होगी। ठीक है, तो कृषि के बारे में ये हम यहाँ पर देखते हैं। इनका मुख्य काम जो था कृषि। अब जब कृषि करते थे तो कृषि के साथ साथ ये पशुपालन भी करते थे। ठीक है, पशुपालन में अब सवाल ये पूछा जाता है कि किन पशुओं का ये पालते थे। ठीक है, किन पशुओं का ये पालन करते थे? तो जिन पशुओं का ये पालन करते थे उनके बारे में मैं बता दूं आपको कि जैसे आपकी भेड़ है ना, भैंस है, भैंस हो गई, गाय, बकरी है, कुत्ता है, कुत्ता, बिल्ली, सूअर आदि। तो भेड़, भैंस, गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, सूअर आदि का ये पालन किया करते थे और गधे का भी ये पालन करते थे। ठीक है, गधे भी रहते होंगे, तो गधे के साक्ष्य मिलते हैं। और ये जो है गधे का इस्तेमाल, गधे के साथ साथ ऊंट को भी हम देखते हैं कि ऊंट भी ये रखते रहे होंगे। तो गधे और ऊंट का प्रयोग जो है वो सामान को यहाँ से वहाँ ढोने के लिए करते रहे होंगे, जैसे आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। और ऊंट को तो रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है। ठीक है, तो ऊंट का भी जो है योगदान बहुत होता है सामान को इधर से उधर पहुँचाने में। इसके साथ साथ सांड भी था, ये भी पशुओं में देखा जाता है। अगर हम कुत्ते और बिल्ली के साक्ष्य की बात करें, कुत्ते की बात करें तो हड़प्पाई वासी जो हैं शुरू से ही कुत्ते को पालते थे। पशुपालन में प्रमुख था, कुत्ता पालते थे। और बिल्ली पालने के साक्ष्य भी मिले हैं। और कुत्ते बिल्ली का एक साथ साक्ष्य मिलता है कहाँ से? चन्हूदड़ों में हम देखते हैं कि एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान हमें प्राप्त होते हैं। तो इन पशुओं का जो है वो पालते थे। अच्छा, ये क्या हाथी को भी जानते थे? हाँ, पालते तो जरूर नहीं रहते, लेकिन हाथी से इनका परिचय था। इनका गैंडा से भी परिचय थे। और गैंडा जो है, जिसे एक श्रृंगी गैंडा कहते हैं, ये इनके लिए बहुत ही पूजनीय था। उसका रीज़न ये है कि मुहरों में कई जगह जो मुहर, सील वाली जो मुहरें होती हैं, वहाँ पर कई जगह इस गैंडे का उपयोग किया गया है चित्र बनाने में। तो गैंडा जो है इनके लिए पूजनीय पहले रहता था। और दूसरे नंबर पर दूसरा जो प्रमुख प्रिय इनका पशु था वो था सांड। और उसके बाद तीसरे के बारे में बात करें तो कुत्ता। तो इस तरीके से हम कुछ पशुपालन के बारे में भी हम यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग उद्योग और तकनीकी के बारे में कि ये क्या किसी चीज़ का उद्योग करते थे और कौन सी तकनीकी इनके पास रही होगी। तो जैसे कि हम पाते हैं उद्योगों में कि ये उद्योग जो है करते थे। और ये मुख्यतः अगर बात करें तो इनको तांबे की जानकारी थी, तांबे की जानकारी थी और टीन की जानकारी थी। तो ये तांबे और टीन को मिक्स करके एक तीसरी प्रकार की धातु भी बनाने में इनको जानकारी थी, कांसा। तो कांसे की बहुत सारी जो वस्तुएं हैं उनका भी ये क्या करते थे, उनका निर्माण किया करते थे। ठीक है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो तांबे की, मूल जो है शुद्ध तांबे की चीज़ें मिली हुई हैं। और इसके साथ साथ उद्योग और व्यापार की, उद्योग की अगर बात करें तकनीकियों में, तो ये सोने जैसी धातु से भी परिचित थे। इसके अलावा ये चांदी का मुख्यतः उपयोग किया करते थे। हालांकि कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिनका ये उपयोग तो करते थे, लेकिन इनको बनाने में जो है, इनको उत्पादन करने में उनका समस्या उठानी पड़ती थी और इनको बाहर से जो है उस सामान को मंगाना पड़ता था। वो हम व्यापार और वाणिज्य में उसकी बात करेंगे। तो उद्योग में, तकनीकी में हम लोग देखते हैं कि ये मोहरे बनाते थे, ये मनके बनाते थे, ये मृदुभांड बनाते थे विभिन्न प्रकार के। और कुम्हार का चाक का इस्तेमाल बहुतायत तौर पर किया जाता था, अर्थात मिट्टी के बर्तन बनाने में कुम्हार के चाक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा था। तो ये टेक्निक्स इनको ये पता थी उद्योग के बारे में अगर बात करें। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम इनके व्यापार तथा वाणिज्य की बात करें तो व्यापार के बारे में जब बात करेंगे तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो आपको याद रखना है बाह्य व्यापार,
ठीक है। और दूसरा याद रखना है आपको आंतरिक व्यापार, ठीक है, आंतरिक और बाह्य व्यापार, दो चीजें। तो ये व्यापार करते थे। अब व्यापार कैसे करते थे, जैसे हमने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल बहुत ही उपजाऊ भूमि हुआ करती थी, यहाँ पर कृषि में उन्नत क्षेत्र था ये, तो बहुत सारा अनाज जो है वो उपयोग के बाद में बच जाता था, तो उसका ये क्या करते थे, उसको बेचते भी थे। तो अब बेचने के लिए बात ये आती है कि क्या किसी मुद्रा का उपयोग किया जाता था, तो मुद्रा जैसी किसी वस्तु का हमें उपयोग देखने को ऐसे साक्ष्य नहीं मिलते हैं। मुद्रा की छाप मिलती है लेकिन मुद्रा जैसी कोई चीजें मिली नहीं है जिससे स्पष्ट तौर पर ये कहा जा सके कि ये लोग किसी मुद्रा का इस्तेमाल करते रहे होंगे। हाँ, यहाँ तो हम एक चीज तो जरूर स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि ये लोग वस्तु विनिमय का उपयोग करते थे। क्या करते थे, व्यापार इनका कैसा था, वस्तु विनिमय, अर्थात वस्तुओं की अदला बदली करते थे। जैसे हमारे पास जौ है और हमारे पास चना नहीं है, तो जौ हमने दिया किसी को और उससे हमने चना ले लिया, ठीक है। अब उसकी मात्रा और उपजाने की दर के हिसाब से कितना उत्पादन किस फसल का हुआ है उसके हिसाब से उनका अपना मूल्यांकन वो कर लेते रहे होंगे कि इतना जौ के बदले इतना हम चना देंगे। जैसे अब चना ज़्यादा पैदा हो गया, जब जौ कम पैदा हुआ, तो ऐसे में क्या होगा कि जौ की महत्ता बढ़ जाएगी, चने की महत्ता थोड़ा कम हो जाएगी। तो ऐसे में चूंकि अब जौ पैदा कम हुआ है तो लोगों को जौ ज़्यादा चाहिए, चना ज़्यादा पैदा हुआ है तो ज़्यादा चना के बदले कम जौ मिलता होगा, इस तरीके की चीज़ें रही होंगी। तो वस्तु विनिमय व्यापार किस माध्यम से होता था, वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। ऐसा तो हम स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं, कुछ वस्तुओं को देकर के, जैसे कुछ धातुएं हैं, उन धातुओं को देकर के उनके बदले भी अनाज का व्यापार किया जाता रहा होगा, या कुछ महत्वपूर्ण मोहरें हैं उनको भी देकर के, जो कीमती मोहरें हैं उनको देकर के हम क्या करते थे, व्यापार कर लिया करते होंगे। साथ साथ में अब बात यह है कि बाह्य व्यापार, आंतरिक व्यापार, ये दो चीज़ें हैं। तो पहले हम आंतरिक व्यापार की बात कर लेते हैं। जैसे चूंकि ये सभ्यता सिंधु नदी के आसपास के एरिया में, हालांकि बाद में खुदाई के दौरान और पता चला गंगा घाटी के क्षेत्र में भी, सरस्वती और घग्गर नदी के आसपास के एरिया में भी सभ्यता विकसित होती है, लेकिन शुरुआती दौर में जो खुदाई हुई उसके दौरान तो हम यही देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के आसपास के एरिया में विकसित हुई थी। तो अब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे टीन का आयात करना है, चूंकि टीन तांबे के साथ मिलाएंगे तभी कांसा बनेगा, तो टीन जो है इसका आयात करते थे। तो टीन का आयात अफगानिस्तान से करते थे, ठीक है। टीन बलूचिस्तान से जो है सिलखड़ी का आयात किया करते थे, क्योंकि सिलखड़ी की बहुत सारी वस्तुएं जो हैं, जैसे मनके और मृदुभांड जो है और मोहरे जो है सिलखड़ी की बना करती थी। तो ये जो है आंतरिक व्यापार की बात करें तो आंतरिक व्यापार में ज्यादातर हम ये साक्ष्य पाते हैं कि जो दक्षिणी कर्नाटक है, जो मतलब कर्नाटक का जो दक्षिणी एरिया है भारत का, कर्नाटक, उस एरिया से जो है ये चांदी और सोने का आयात किया करते थे। जैसे सोना जो है आज भी अगर कोलार खान में जाएं तो सोना वहीं ही मिलता है, तो वहां से ये सोने का आयात करते थे। और इसके साथ साथ ये तांबे का जो कि खेतड़ी जो जगह है वहां से ये तांबे का आयात करते थे। चांदी का आयात कर्नाटक के क्षेत्र से किया करते थे, ठीक है। लाजवर्द का आयात भी ये लोग करते थे। लाजवर्द एक तरीके का पत्थर होता है, दक्षिण भारत से ये आयात इसका करते थे, ठीक है। टीन का आयात अफगानिस्तान के एरिया से करते। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इनका जो है आंतरिक व्यापार होता है। अब हम बाह्य व्यापार की मुख्य रूप से बात करें तो बाह्य व्यापार में बात करें तो बाह्य व्यापार के बारे में, इनका व्यापार जो है वो मिस्र की सभ्यता से भी होता था। इनका व्यापार सुमेरिया, जिसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं, सुमेर के लोगों से भी इनका व्यापार हुआ करता था, ठीक है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो आपको मैं बात बता दूं, इंपॉर्टेंट जो बात बता दूं, वो है कि एक सारगौन एक शासक था, और ये सारगौन शासक किस वंश का था, ये अक्काड वंश का शासक था, और लगभग 2371 ईसा पूर्व के लगभग की बात है। अक्काड वंश का शासक सारगौन था, ठीक है। कब की बात है, 2371 बीसी की बात करें। इस दौरान इसका एक अभिलेख प्राप्त होता है सारगौन का, और इस अभिलेख में इसने अपने उर नगर के बारे में बताया है। किस नगर के बारे में, उर नगर के बारे में बताया, और इसने कहा है कि हमारा उर नगर जो है इसका व्यापार 3 जगहों से होता था। ये 3 जगह कौन कौन सी दोस्तों, एक तो था दिलमुन, ठीक है, दिलमुन, एक था माकन और एक था मिलुहा।
तो आज के वर्तमान में दिलमुन की बात करें तो बहरीन, इसको बहरीन या बहरैन के नाम से जान रहे हैं। माकन की बात करें तो इसे वर्तमान का ओमान कहा जा रहा है। और मिलुहा की बात करें तो ये ही सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र है, सिंधु जो क्षेत्र है उसे मिलुहा के नाम से संबोधित किया जा रहा है आज के नवीनतम खोजों के अनुसार। तो ये तीन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और कि ये जो दिलमुन है बहरैन, इसको बिचौलिया क्षेत्र कहा जाता था कि मेसोपोटामिया के सभ्यता जो लोग थे और जो सिंधु अर्थात मिलुहा सभ्यता के जो लोग थे वो दिलमुन नामक जगह पर दोनों आते थे और अपनी वस्तुओं का सामान का आदान प्रदान किया करते थे, वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार किया करते थे कि भाई तुम वहां से आ जाओ, आधी दूरी चल के हम आ जाते हैं, आधी दूरी चल के तुम आ जाओ और ये सामान इसके बदले आप हमसे ले लो। तो इस तरीके का वस्तु विनिमय का जो है व्यापार हम देखने को पाते हैं इस सिंधु घाटी सभ्यता का मेसोपोटामिया की सभ्यता से। तो ये तीन स्थल जो हैं दिलमुन, माकन और मिलुहा के बारे में जो उल्लेख है वो सारगौन के जो अक्काड वंश का शासक था इसके अभिलेख में मिलता है। और इसने उर नगर के बारे में बताया था कि इस नगर का व्यापार इन तीन जगहों से होता था, जिसमें से मिलुहा के बारे में बताया जाता है कि सिंधु क्षेत्र था। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस सभ्यता का व्यापार जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता से होता रहा होगा। ठीक है। और मैंने बताया भी था कि लोथल से जो है फारस की मुहर भी मिली हुई है ना, फारस की मुहर मिली हुई है, यहाँ की मुहरें वहाँ पर मिली हुई हैं। से पता चलता है कि हाँ दोनों का व्यापार जो है वो होता रहा होगा। तो ये कुछ व्यापार और इसके वाणिज्य के बारे में बातें हो गई कि इनका व्यापार कैसा था। तो ये व्यापार किया करते थे और इस सभ्यताओं से व्यापार किया करते थे। मैंने मेसोपोटामिक सभ्यता की बात की, मैंने मिस्र की सभ्यता की बात की। ठीक है। तो इन सभ्यताओं से मुख्य रूप से इनका व्यापार जो है वो होता था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। ठीक है। तो ये थोड़ा व्यापार तथा वाणिज्य के बारे में। अब हम माप तौल की बात करें तो माप तौल, चूंकि अब लिपि के बारे में इनको जानकारी हो गई थी, तो जब लिपि के बारे में जानकारी हो गई तो अब मापने की भी जो है चीजें विकसित हो जाती हैं। माप तौल पे हम देखते हैं कि 16 के गुणक का, 16 के अपवर्तों का इस्तेमाल ज्यादा हुआ था। और ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि अभी तक कुछ समय पहले तक 1 रुपए में 16 आने हुआ करते थे, ऐसा हमारे रुपए के साथ होता था। तो ये जो प्रथा है अभी तक चली आई थी। तो 16 के गुणज में जो है यहाँ पर माप तौल होती थी। और ये जो बांट हैं, मैंने कई बार बताया है कि चट पत्थर के, किस पत्थर के, चट पत्थर के जो हैं वो बांट या बटखरे मिला करते थे। अब इनका आकार कैसा था? इनका आकार घनाकार भी देखने को मिलता है, इनका आकार हम वर्गाकार भी देखते हैं, इनका आकार हम बेलनाकार भी पाते हैं। ठीक है। वर्तुलाकार भी जो है हम पाते हैं, इनका आकार हुआ बांटों का था। ठीक है। इस तरीके से हम ये जो बांट हैं इनके बांटों का स्वरूप भी देखते हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हाथी दांत के पैमाने भी कई सारे हमें देखने को मिलते हैं। तो माप तौल का इस्तेमाल भी ये लोग किया करते थे। चट पत्थर के बांट जो हैं वो मिलते हैं। ठीक है। तो ये कुछ इनके आर्थिक जीवन के बारे में हो गया। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर जगह पर हम बात करते हैं आर्थिक चीज़ों की, आर्थिक परिस्थितियों की बात करते हैं, आर्थिक प्रक्रियाओं की बात करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी जगह, किसी भी क्षेत्र, किसी भी देश या प्रांत के बारे में आपको अच्छे से जानना है तो वहाँ की आर्थिक प्रक्रियाओं के बारे में, वहाँ की अर्थव्यवस्था को आप जान लीजिए। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी चीज़ है जिससे आप वहाँ की सामाजिक स्थिति का भी अंदाज़ा लगा पाएंगे। ठीक है। सामाजिक स्थिति कैसी होगी उसको आप अर्थव्यवस्था से जोड़ करके देख पाएंगे। इसलिए जो आर्थिक प्रक्रियाएं होती हैं, जो अर्थव्यवस्था है, वो हर जगह के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है। तो आर्थिकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस तरीके से हमने इनके आर्थिक जीवन के बारे में जाना। अब आइए बात करते हैं कुछ इनके धार्मिक जीवन के बारे में। ठीक है। तो धार्मिक जीवन अर्थात धर्म के बारे में बात करें तो हम धर्म के बारे में देखते हैं तो ऐसा कोई आजकल की तरह कोई धर्म नहीं था कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, कि ईसाई धर्म, सिख धर्म, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। हालांकि धार्मिक स्थिति के बारे में हम देखें तो जैसा कि हमने यहाँ पर बताया सामाजिक जीवन के बारे में कि मात्र सत्तात्मक जो है व्यवस्था रही होगी। और ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारी स्त्रियों की मूर्तियाँ देखने को हम पाते हैं। अगर इनके प्रमाण के तौर पर देखें तो धर्म के बारे में प्रमाण के तौर पर देखें तो यहाँ पर जो है
मातृ देवी की प्रतिमा जो है मिलती है, मातृ देवी की प्रतिमा मिलती है। एक ऐसी प्रतिमा मिलती है जो लेटी हुई है मातृ देवी की, और उसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ, ठीक है, गर्भ से पौधा निकलता हुआ मिलता है। तो जैसे मिस्र की आइरिस जो देवी हैं, जिनको उर्वरता की देवी माना जाता है, उसी तरीके से जो पौधा निकलता हुआ गर्भ से मातृ देवी के दिखाया गया, एक मूर्ति मिली हुई है, तो ऐसा माना जाता है कि उर्वरता की देवी थी और इसकी पूजा ये लोग किया करते होंगे। अब पूजा करने के लिए क्या कोई एक निश्चित स्थान था? तो ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। जिस तरीके से सुमेरियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता की बात करें कि वहाँ पर मंदिर जैसे जो चीज़ें हैं वो मिली हैं, ऐसा हमें सिंधु घाटी सभ्यता से कहीं पर कोई मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जो देवी देवता होते थे वो प्रकृति से जुड़े हुए होते थे, ठीक है, प्रकृति से जुड़े हुए होते थे, ठीक है। तो यहाँ पर उर्वरता की देवी की पूजा हम कह सकते हैं कि ये लोग करते होंगे। और धार्मिक जीवन के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बात करें तो एक साक्ष्य मिला हुआ है दोस्तों आदि शिव के बारे में, मोहनजोदड़ो से, जिसको आदि शिव की संज्ञा किसने दी है? 3 सींग उसके थे, ठीक है, 3 सींग थे और पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए वो मोहर है, चित्र है, जिसको मार्शल ने आदि शिव की संज्ञा दी है, आदि शिव की संज्ञा दी है। इनका जो संबंध है वो रुद्र नामक देवता से, पशुपति नामक देवता से लगाया जाता है। लेकिन पशुओं के जो देवता थे, जो कि वैदिक काल की बात करते हैं तो शूद्रों के देवता माना जाता था, रुद्र जो है उनको बोला जाता था बाद में। तो वहाँ पर देखा गया है कि पशु, जो पालतू पशु थे, उन पालतू पशुओं के जो हैं वो देवता हुआ करते थे। लेकिन जो ये चित्र मिला हुआ है मोहनजोदड़ो से, जिसके सिर पर सींग हैं और वो पद्मासन मुद्रा में बैठा हुई चित्र है, और जिसके आसपास जो है गैंडा, भैंसा, हाथी, बाघ और 2 नीचे हिरन मिले हुए हैं, इससे तो यही पता लगता है कि कोई भी जानवर पालतू नहीं है। तो फिर इनका संबंध पशुपतिनाथ या रुद्र से कैसे जोड़ा जा रहा है? तो ऐसा भी कुछ विद्वानों का मत है कि इनका संबंध यहां से जोड़ना तो बिल्कुल नहीं है। कुछ विद्वानों का तो यह भी मत है कि हम ये कैसे कह सकते हैं स्पष्ट तौर पर कि ये जो चित्र है ये एक पुरुष का ही है, ऐसा कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? तो कुछ यहां पर जो है स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। हालांकि जॉन मार्शल ने इनको आद्य शिव की संज्ञा दी है, तो यह भी देखा जाता है गया है कि हाँ, हो सकता है ऐसा कोई व्यक्ति रहा होगा जिसकी पूजा होती रही होगी। इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले बताया, एक श्रृंगी जो गैंडा, एक श्रृंगी एक पशु है, स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते कि गैंडा है, लेकिन एक श्रृंगी पशु का अंकन जो है बहुत सारी मुहरों में मिलता है, अर्थात ये भी पूजनीय पशु रहा होगा। और दूसरे नंबर पर पूजनीय जो रहा होगा वो सांड रहा होगा। जैसे आज भी जो है अगर कहीं से सांड निकल गया तो जो धार्मिक उपासना के जो लोग होते हैं वो उसको जगह दे देते कि भाई ये जाने दीजिए, तो नंदी है शिव का। तो उसी तरीके से हम ऐसा मान सकते हैं कि सांड जो है द्वितीय का प्रिय पशु हुआ करता था, क्योंकि इसका भी चित्रांकन बहुत जगहों पर देखने को मिलता है। क्या वृक्ष की पूजा होती थी? तो ऐसा भी, हाँ, ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि पीपल के वृक्ष के बीच में से एक मातृ देवी की प्रतिमा जैसी चीज मिली हुई है और उसके नीचे एक व्यक्ति बकरा लेकर के खड़ा है, कुछ समूह में लोग भी खड़े हुए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो है पीपल वृक्ष को जो है पूजा जाता रहा होगा, वृक्ष की पूजा होती रही होगी। और आज भी हमारे देश में हिंदू धर्म में पीपल को एक पूजनीय पौधा, एक पूजनीय वृक्ष के रूप में जाना जाता है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो है वृक्ष पूजा भी इस समय होती रही होगी, ठीक है। तो देवियों की प्रतिमाएं हैं और ये जो पुरुष का जो ये चित्र है वो भी। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है एकमात्र देवी के गर्भ से, पेट से, उस चित्र के मुहर के दूसरी तरफ अगर देखें तो दूसरी तरफ हाथ में शस्त्र लिया एक पुरुष खड़ा हुआ है और उसके पास में एक महिला दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए दिखाई गई है। कहां पर? जिस चित्र में एक तरफ क्या है कि एक मातृ देवी, एक स्त्री है, उसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जिसे हम उर्वरा की देवी या धरती की, पृथ्वी की देवी मान रहे हैं। उसके दूसरी तरफ की मैं बात कर रहा हूं, एक पुरुष का चित्र दिखाया गया है जो शस्त्र लिए खड़ा है और उसी के पास में एक महिला दोनों हाथ लिए खड़ी हुई है। तो हम ऐसा मान सकते हैं। और क्या धर्म के बारे में साक्ष्य मिलते हैं? जैसे कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा से बहुत सारी अग्नि वेदिकाएं मिली हुई हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि
लिए चूल्हे रहे होंगे, बहुत सारे विद्वानों का ये मत है, लेकिन अग्निवेदिकाएं रही होंगी, कर्मकांड जैसी चीज़ें होती रही होंगी, जैसे ताबीज के साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ओझागिरी भी होती रही होगी। क्या? ओझागिरी, अर्थात तंत्र मंत्र का काम करने वाले जो लोग हैं वो रहे होंगे, क्योंकि ताबीज एक ऐसा साक्ष्य है जो तंत्र मंत्र करने वाले लोग ही बताते हैं, इसको बनाते हैं। तो धार्मिक स्थिति हम यही देखने को मिलते हैं, ताबीज के साक्ष्य हैं, ओझागिरी के साक्ष्य मिलते हैं, गैंडा को प्रिय पशु माना जाता था, सांड को माना जाता था। और क्या इंपॉर्टेंट है धार्मिक स्थिति के बारे में, कोई मंदिर की जैसी कोई साक्ष्य तो नहीं प्राप्त होते हैं, लेकिन मैंने जब मोहनजोदड़ो पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि एक विशाल स्नानागार मिला हुआ, जिसे विश्व का आश्चर्यजनक एक स्थान बोला था जॉन मार्शल ने। तो ये ऐसा माना जाता है कि ये विशाल स्नानागार एक धार्मिक अनुष्ठान के लिए था, अर्थात धार्मिक अनुष्ठान के लिए इसमें स्नान किया जाता रहा होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ की धार्मिक स्थिति के बारे में कुछ अंदाज़ा लगा पाते हैं। और क्या बातें हो सकती हैं यहाँ के बारे में, धार्मिक स्थिति के बारे में, ठीक है। तो ज़्यादातर मैंने जो मुख्य बातें थी वो धार्मिक जीवन के बारे में मैंने यहाँ पर बता दी हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अन्य तथ्यों के बारे में। क्या यहाँ की कोई अपनी कला थी? तो कला के बारे में आप यही जो विशाल स्नानागार देख लीजिए, विशाल अन्नागार देख लीजिए, लाल बलुआ पत्थर की पुरोहित की जो खंडित जो एक मूर्ति है, मूर्ति जो मिली हुई है, जो तिपतिया साल उड़े हुए हैं, तो ये एक तरीके की यहाँ की ऐसी कला थी। ये कला के बारे में दिखाता है कि यहाँ की कला कैसी थी। मृदुभांड विभिन्न तरीके के मिलते हैं यहाँ पर बने हुए, ठीक है। अभी हम बात करेंगे भी मृदुभांड के बारे में स्पेशली। इसके साथ साथ धातुओं के जो आभूषण हैं वो मिलते हैं, जिनको मनके बोला गया है, चाहे वो सोने के हों, चांदी के हों, या मिट्टी या पत्थर के हों, ठीक है। एक चीज़, जैसे हम कृषि की बात कर रहे थे, तो कृषि के बारे में एक चीज़ यहाँ पर और आप जानते रहिए, अभी मेरे दिमाग में आया कि कृषि के बारे में क्या सिंचाई कैसी होती होगी, यहाँ खेतों की जुताई कैसी होती रही होगी, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर एक बार और अपना ध्यान वापस आकर के फोकस कर लीजिए। सिंचाई जैसी, नहरों जैसी चीज़ों के साक्ष्य तो नहीं मिले हुए हैं, लेकिन ऐसा देखने को मिला है कि जो नाले हैं उनको आसपास से बांध करके जलाशयों का निर्माण, और आपने अगर धौलावीरा पढ़ा है तो धौलावीरा जो है उन्नत जल प्रबंधन वाला स्थल था, वहाँ पर बहुत सारे विशाल जलाशय मिले हुए हैं। तो हो सकता है इन तालाबों से सिंचाई होती रही होगी। अगर हम कृषि के उपकरणों की बात करें तो इन उपकरणों में किसका इस्तेमाल किया जाता रहा होगा, क्योंकि फसल की कटाई भी तो करनी है ना। तो फसल की कटाई के लिए पत्थर के जो हंसिया आकार करती हैं वो मिली हुई हैं। और आपने पढ़ा होगा इसी कालीबंगा नामक राजस्थान की जगह से, जहां पर हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये जुते हुए खेत के साक्ष्य, कूड़ जैसे साक्ष्य मिलते हैं। कूड़ का मतलब क्या होता है, जहां से लाइन से ऐसे लाइन बन जाती है ना जुताई के दौरान, तो ऐसे साक्ष्य मिले हुए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि फिर क्या हल जो जुताई होती थी तो हल भी रहे होंगे? हाँ, तो हल जो है वो लकड़ी के हल ज़्यादातर जो है मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कृषि के बारे में यहाँ पर अभी मेरे दिमाग में आया। सॉरी, इस समय बाद में मैं इसको बता पाया, तो इसको थोड़ा सा ख्याल इसका भी कर लीजिएगा। तो हमने धार्मिक जीवन के बारे में यहाँ पर जान लिया। कला के बारे में बात कर रहे थे, तो जैसे कला में बहुत सारी जो मूर्तियाँ हैं, मातृ देवी की मूर्तियाँ हैं, पुरोहित की मूर्ति है, ठीक है। पुरोहित की जो मूर्ति है उसके बारे में जो है ये कला दिखाता है। तांबे धातु के जो हैं आभूषण मिले हुए हैं, तांबे के बहुत सारे औजार मिले हुए हैं। तो ये भी हम देखते हैं कि ये कला के बारे में इसके बताता है। और मैंने एक दिन बताया भी था कि जो मातृ देवी की मूर्ति है उसको किस तरीके से बनाया जाता था, कि एक वैक्स कॉस्टिंग वाली जो विधि थी उसको मैंने बताया था, ठीक है। मोम की जो कांसे की जो मूर्तियां हैं उनका निर्माण कैसे किया जाता था, है ना। इसके बारे में मैंने बताया था कि अंदर मोम रहता था, ऊपर से जो है मिट्टी का लेप किया जाता था, फिर उसको बाद मोम को गर्म कर दिया जाता था, तब मोम पिघल के आ जाता था, फिर कांसा भर दिया जाता था। तो ये टेक्निक्स के बारे में आएगा, इसकी कला के बारे में आएगा, ठीक है। मुहरों के बारे में बात करें दोस्तों, देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो आप बिल्कुल परेशान न होइए, क्योंकि अगर ज़्यादा चीज़ों को एक साथ बताया जाएगा तो फिर वीडियो तो थोड़ा लंबा होना लाजमी है, ठीक है। मुहरों की बात करें तो लगभग कितनी मुहरें, 3000 मुहरें जो हैं वो प्राप्त होती हैं। कितनी? 3000। हालांकि आर.एस. शर्मा के अकॉर्डिंग 2000 मुहरें प्राप्त होती हैं। इन 3000 मुहरों में लगभग 2040 मुहरें तो सिर्फ मोहनजोदड़ो से मिलती हैं। कहाँ से?
मोहनजोदड़ो से। कितनी? 2040 मोहरें। इन मोहरों का ये जो सील होती हैं मोहरें, इनका निर्माण सिलखड़ी मिट्टी से किया जाता था और सिलखड़ी का आयात जो है बलूचिस्तान से, जो पाकिस्तान में पड़ता है, वहां से किया जाता था। सिलखड़ी क्या है? सिलखड़ी एक तरीके का सफेद पत्थर होता है। उसकी आज भी सिलखड़ी आपको मिल जाएगी, सिलखड़ी का पाउडर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसकी मोहरें बना करती थी और ये मोहरों का इस्तेमाल क्या होता था व्यापार में? जैसे किसी वस्तु की बोरी है, उस गांठ है किसी वस्तु का एक पूरा, तो उस पर मुहर लगा देते थे, जिससे पता चल जाता था कि ये वस्तु किसको देनी है, कहाँ पहुंचानी है, इससे एक पहचान बनती थी। मनके बनाने के कारखाने कहाँ कहाँ से मिलते हैं? मनके बनाने के कारखानों की बात करें दोस्तों, तो एक तो आपका बालाकोट, यहाँ से बालाकोट से इसके मिलते हैं, और इसके अलावा लोथल के बारे में मैंने बताया था, यहाँ से भी, और चन्हुदड़ो। ये प्रमुख 3 जगहें हैं जहाँ से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त होते हैं। मनके एक तरीके आभूषण होते हैं, चाहे वो सीप के बने हों, हाथी दांत के बने हों, पत्थर के बने हों, कांसे के बने हों, और इसके अलावा तांबे के बने हों, सोने और चांदी के बने हों। बहुतायत तौर पर चांदी का जो है इस्तेमाल इस सभ्यता के लोग करते थे, ठीक है। तो ये मनके बनाने के कारखाने भी मिलते हैं। मृदभांडुओं की बात करें, मिट्टी के बर्तनों की बात करें, तो मृदभांड जो है बहुतायत पर मिलते हैं। मृदुभांड मुख्य रूप से कैसे मिलते हैं? एक तो आपके मिलते हैं लाल, ठीक है, और गुलाबी। 2 तरीके के मृदुभांड ज्यादा मिलते हैं। लाल जो था वो ऊपर से लाल हो जाता था पकाने पर, और अंदर से धुआं की वजह से वो काला हो जाता था। और उसके बाद इसके ऊपर क्या चित्रकारी भी देखने को मिली है? हाँ, तो बहुत जगह मृदुभांडों में चित्रकारी भी देखने को मिली है। जैसे बात करें लोथल की, तो लोथल में जो मृदुभांड मिला हुआ है उसके ऊपर प्यासा कौवा की कहानी का अंकन है और चालाक लोमड़ी की कहानी का अंकन है। जो आज हम लोग प्यासा कौवा की कहानी पढ़ते हैं ना, कि कंकड़ लेकर के मटके में डालता है और धीरे धीरे पानी उसको मिल जाता है, वो प्यासा कौवा की कहानी कहाँ पर अंकित है? लोथल में जो मृदुभांड मिला हुआ है, ठीक है। तो मृदुभांड जो है इसका बहुतायत पर जो है निर्माण किया जाता था। और लाल और गुलाबी जो है इस तरीके के मृदुभांड, धूसर रंग के जो मृदुभांड है वो भी कई जगह से मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से लाल और गुलाबी मृदुभांड हम देखते हैं। लिपि कैसी थी? तो लिपि के बारे में देखा जाए तो लिपि इसकी थी कैसी? भाव चित्रात्मक। कैसी थी? भाव चित्रात्मक। सारे विद्वान एक मत हैं, वो सभी के सभी लोग ये मानते हैं कि भाव चित्रात्मक थी। और ये लिपि में ज्यादा लंबे लेख नहीं हुआ करते थे, ठीक है। ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, और जब ज्यादा लंबा लेख होता था, दूसरी बार लिखना होता तो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। और इसी वजह से बहुत सारे विद्वानों ने इसको ब्रूस्टोफाइडल लिपि कहा है। क्या कहा है? ब्रूस्टोफाइडल लिपि, ठीक है। तो ये भाव चित्रात्मक हुआ करती थी। ये लिपि के बारे में हो गया। अब हम इसके पतन के बारे में बात करते हैं कि इसका पतन कैसे हो गया। तो अपने अपने अलग अलग तर्क हैं। एक इतनी बड़ी विशाल सभ्यता का पतन किसी एक कारण से हो जाए ऐसा मानना उचित नहीं है, ठीक है। जैसे सपोज करें कि एक बहुत बड़ा शहर है, कोई मान लेते हैं वो शहर है मुंबई, ठीक है। मुंबई बहुत बड़ा शहर है। अब आप सोचो कि किसी एक स्थल पर क्या हो जाए, बाढ़ आ जाए, तो क्या पूरी मुंबई समाप्त हो जाएगी? या किसी और नगर की बात कर ली, ठीक है, तो क्या किसी एक कारण से या कहीं पर बाह्य आक्रमण हो जाए, तो बाह्य आक्रमण पे क्या होगा? क्या पूरे के पूरे मुंबई को ही लोग समाप्त कर देंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो किसी इस सभ्यता का पतन किसी एक कारण से हुआ हो ऐसा मानना तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। और यही एक वजह है कि अलग अलग विद्वान अलग अलग अपने तर्क देते हैं। जो इंपॉर्टेंट तर्क हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनकी बात कर लेते हैं। जैसे अगर इनके पतन की बात करें तो एक कारण बताया जाता है सिंधु नदी में बाढ़। क्या बताया जाता है? सिंधु नदी में बाढ़। और ये बाढ़ कौन कौन कहते हैं? इस बाढ़ के बारे में अगर बात करें तो इस बाढ़ के बारे में बताते हैं जॉन मार्शल और मैके, ठीक है। ये मुख्य रूप से 2 लोग हैं जो कहते हैं कि सिंधु नदी में बाढ़ आई। और आपने मोहनजोदारो मूवी देखी होगी, उसका पतन भी बाढ़, सिंधु नदी में बाढ़ ही दिखाया गया है। तो बाढ़ आई और ज्यादा भयंकर बाढ़ आने की वजह से ये सभ्यता नष्ट हो गई, ऐसा किसका मानना है? जॉन मार्शल व मैके का। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है बाह्य आक्रमण। क्या है? बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण की वजह से ऐसा हुआ होगा। बाह्य आक्रमण कौन मानता है? मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर।
और एक और व्यक्ति आप नाम याद रख सकते हैं, गार्डन चाइल्ड। ठीक है, कौन? गार्डन चाइल्ड। तो मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड ये दो विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि बाह्य आक्रमण की वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। और इसका ये तथ्य, इसका प्रूफ क्या देते हैं कि कई जगह पर जो शव मिले हुए हैं वो छत विछत अवस्था में मिले हुए हैं। किसी का हाथ कहीं पड़ा है, किसी की गर्दन कहीं पड़ी हुई है और ढेर लगे हुए मिले हैं। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर आक्रमण हुआ होगा जिसकी वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन पूरी सभ्यता, अभी सभ्यता का विस्तार की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक, क्या सब जगह आक्रमण हुआ होगा? तो ऐसा नहीं है। ये वही लोग हैं, मार्टिमर व्हीलर, जिन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो है आर लोग जो है वो मध्य एशिया से आए थे। इन लोगों ने इस घाटी के सभ्यता के लोगों के ऊपर आक्रमण किया, फिर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। तो ये वहां से इस चीज को जोड़ते हैं। ठीक है, तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो क्या है? जलवायु परिवर्तन। क्या? जलवायु परिवर्तन। और ज्यादातर विद्वान इस बात से सहमत हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं भूकंप की वजह से, कुछ लोग कहते हैं बाढ़ की वजह से, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ भूगर्भिक हलचलें हुई, वो भूकंप के अंतर्गत ही आएगा। तो कई सारे कारण बताते हैं। तो बाद में ऑरेल स्टाइन आए, इन्होंने कहा कि एक कारण मान लेते हैं जलवायु परिवर्तन। ऑरेल स्टाइन, तो ऑरेल स्टाइन ने बताया कि जलवायु परिवर्तन हुआ जिसकी वजह से सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मान्य तथ्य यहां पर इन्होंने दिया है। हालांकि फिर भी ये कहना कि इस सभ्यता का पतन किसी एक कारण की वजह से हो गया, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और इतनी सारी हमने यहां पर बात की, इतनी सारी बात के करने के बाद भी एक बात आपको ये मैं बता दूं कि चूंकि इसकी लिपि के बारे में हमें अभी तक नहीं जानकारी है, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो इनके बारे में पूरी तरह से एकदम स्पष्ट तौर पर किसी बात को कहना तो बिल्कुल उचित नहीं होगा। जिस दिन इस सभ्यता की लिपि को पढ़ लिया गया तो और भी बहुत सारी नवीन बातें जो हैं हमें पता चलेंगी। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन और अन्य तथ्य के बारे में आपको अच्छे से समझा सकूं। मैंने कोशिश की है, फिर भी हो सकता है कि कुछ त्रुटियां हो गई हों। उन त्रुटियों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इस लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।